रणबीर सर, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले तो सर, जो संक्रांत का जो महोत्सव है उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। आज पूरे देश में कहीं ना कहीं पर ये संक्रांत का महोत्सव अलग अलग रूप में मनाया जा रहा है। और इस मौके पर मिले आपका जो Q3 का जो एक ओवरऑल पिक्चर आते हुए दिखा है, अच्छा ग्रोथ भी यहाँ पर हमें आते हुए दिखा है। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कैसा रहा है Q3, क्या उसके हाइलाइट्स रहे, कहाँ से ग्रोथ आती हुई दिखी, किस तरीके का पूरा ये तिमाही रहा है आपके लिए? नीरज जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए आज CNBC बाजार में। जो Q3 हमारा रहा है वो लास्ट ईयर से बेटर रहा है। और जो ओवरऑल जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो द मार्केट सिनेरियो जो सीन है उसमें ये है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है फॉर 9 मंथ्स, हम CV ले लें या ट्रैक्टर ले लें, ऑफ हाईवे ले लें, ये बिल्कुल फ्लैट रही है 9 मंथ्स में। और जो एक्सपोर्ट में है यूरोप डाउन है बाई 20%। नॉर्थ अमेरिका जो है 15 to 20% प्लस है। जो GNA की ग्रोथ आई है, इम्प्रूवमेंट आई है, वो जो हमारी न्यू डेवलपमेंट्स हैं, न्यू प्रोडक्ट और न्यू जोग्राफी ऐड की है और कस्टमर्स ऐड किए हैं, उससे हमारा जो है इम्प्रूवमेंट आई है। और साउथ अमेरिका में भी हमारी इम्प्रूवमेंट आई है सेल्स में, नॉर्थ अमेरिका में आई है। लेकिन डोमेस्टिक और यूरोप का जो है इफेक्ट टॉप लाइन पे चल रहा है फॉर लास्ट 2 years। जी सर। सर, उसी से एक चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो एक यूरोप की बात करते हैं कि जैसे कि Q2 में भी एक शार्प फॉल देखने को मिला था। आपने अभी भी बताया कि वहाँ पर से थोड़ी सी डीग्रोथ आई है। सर, यहाँ पर अभी कोई रिकवरी के चांसेस आने वाले टाइम पे दिख रहे हैं, स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल है उसके फ्रंट पर आपको लगता है कि यहाँ से कोई अच्छी एक रिकवरी आ पाएगी आने वाले टाइम में? किस तरीके का आउटलुक अभी आपको यूरोप बिजनेस से लग रहा है? नीरज जी, यूरोप में अभी इम्प्रूवमेंट के कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने रशियन पाइपलाइन भी बंद कर दिया गैस की। और जो उनका इकोनॉमी थी, जो एनर्जी की, वो उसमें भी इन्फ्लेशन इनकी इस साल बढ़ेगी। और उससे अभी चैलेंजेस हैं उनके, क्योंकि वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम रशियन डिपेंडेंसी टू लोकल डिपेंडेंसी, और जो दूसरे कंट्रीज है उसके ऊपर कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन भी अप जाएगी। और ये साल तो जर्मनी और जो बड़े कंट्री हैं उनके लिए एक रिसेशन का सीन चल रहा है। એટલે જો યુરોપમાં થોડી અત્યારે સમસ્યા છે અને ત્યાં આગળ કોઈ અત્યારે રિકવરીના ચાન્સીસ નથી દેખાઈ રહ્યા, એટલે એના પર એક આપણે ફોકસ ખાસ કરીને રાખતા રહીશું. सर, आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया आपने कुछ नई टेरिटरीज ऐड की है। सर, कौन से पार्ट है जहाँ पर अभी आपकी टेरिटरीज एक्सपांड होते हुए दिखी है, अगर उसके बारे में अगर कोई थोड़ा डिटेल दे पाए? हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, कुछ न्यू कस्टमर्स हैं, उन्होंने जो नॉर्थ अमेरिका की रिक्वायरमेंट है और मेक्सिको की है और साउथ अमेरिका है, उसमें एडिशन की है। और उससे हमारा जो एक सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज ये रहा है कि पिछले 2 साल में 10 से 12% जो हमारी टॉप लाइन में गिरावट आई है, वो स्टील प्राइसेस की वजह से आई है। जो सेल प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं बिकॉज ऑफ स्टील प्राइस करेक्शन, तो वो भी गैप हमने पूरा किया है 2 साल में। और इस साल में हम काफ़ी होपफुल हैं कि हमारा जो है टॉप लाइन कोई 4%, 3 to 4% ग्रोथ आएगा उसमें। जी सर। सर, आपसे एक चीज़ ये भी समझना चाहूँगा कि खास करके हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंड जो बाकी के तीन तीन महीने बचे हैं, जो आखिरी एक तिमाही बचा है, वहाँ पर थोड़ा बढ़ने के एक आसार है। अभी पूरा FY25 को लेके आप कैसा ग्रोथ अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ख़ास तौर पे एक वो चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। नीरज जी, Q4 जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। उसका एक रीज़न है, ट्रैक्टर मार्केट इज़ डूइंग गुड। और कमर्शियल व्हीकल्स में इनके जो स्टॉक्स थे वो 90 डेज लेवल पे थे। वो दिसंबर में कम होके 55 डेज पे आ गए हैं। तो इसलिए उन्होंने स्टॉक बिल्ड करने के लिए और सेल के लिए
जो Q4 है उन्होंने प्रोडक्शन करनी है। वी आर होपफुल के डोमेस्टिक में 8 से 10% का इंक्रीज़ आएगा फ्रॉम द एवरेज। ओके। अच्छा, डोमेस्टिक में आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे और भी समझना चाहूँगा कि जो आपका पूरा एक एक्सपोर्ट बिजनेस है वहाँ पर कैसा आपको ग्रोथ की उम्मीद है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और आपके नए टेरिटरीज से आपको ये Q4 में थोड़ा बहुत ग्रोथ आते हुए दिखेगा, जो यूरोप के जो आपका थोड़ा डी ग्रोथ रहा है उसको सेट ऑफ कर पाए? यस, हम उसको सेट ऑफ कर पाएँगे और क्योंकि नॉर्थ अमेरिका का जो है वो 2 साल में उनके नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं ट्रक्स के, उसके लिए वो स्टॉक्स बढ़ा रहे हैं और प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए नॉर्थ अमेरिका इज़ क्वाइट पॉजिटिव। जी। सर, आपने जैसे बताया स्टील प्राइसेस घटे, उसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया मार्जिन, लेकिन यहाँ पर आपके इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं। ये जो आप अभी जो मार्जिन की रेंज है, क्या आप उसमें कंफर्टेबल है, या तो फिर आप कौन सी ऐसी रेंज है जहाँ पर मार्जिन में आप थोड़े कंफर्टेबल रहेंगे आने वाले टाइम में? जो हमारा एवरेज मार्जिन्स थे पहले, एबिटा मार्जिन्स वो अराउंड 15% थे, 15-15.5%, जो अभी ड्रॉप करके 13.5-14% पे आ चुके हैं। तो लेकिन हम टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट 2 इयर्स में कि हमारे वापस जो एबिटा मार्जिन्स हैं वो 15-16% पे आ जाएँ। दैट इज़ आवर कम्फर्ट लेवल। और इस साल में भी जो हमारा टोटल नेट है, टॉप लाइन इम्प्रूवमेंट जो हमारा गाइडेंस है वो 4% के आसपास है और नेट प्रॉफिट में भी 10 से 12% हमारा टारगेट है इम्प्रूवमेंट का। ओके सर। और सर, एक आखिरी चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा, सीवी का जो अभी हमें एक ट्रेंड स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, आपका जो टोटल बिजनेस है उसमें से सीवी पार्ट से अभी कितना बिजनेस आ रहा है, ईवी पार्ट से, सॉरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से कितना बिजनेस अभी आपको मिल रहा है? नीरज जी, अभी तो जो हमारे जो ऑफ हाईवे बिजनेस है, ट्रक बिजनेस है, इसमें ईवी जो है अभी बहुत स्लो पेस पे चल रहा है। लेकिन फिर भी जो है 1 to 2% जो हमारा रेवेन्यू है वो हमारे कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं ईवी में। और 2030 तक हम टारगेट कर रहे हैं कि 10% हमारा रेवेन्यू है वो ईवी कंपोनेंट से आएगा। ओके सर। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर सर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये थर्ड क्वार्टर की अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आई होप आपका आने वाला क्वार्टर, जैसे आपने कहा है, अच्छा रहे और हम इसी तरीके से सर एक बार आपसे जुड़ पाए बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने धन्यवाद, के लिए। धन्यवाद।